ये तो आप सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आ रहा है। अब आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस होता है आप सबको ये भी पता ही है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और ये होती है एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहले पैसा उठाया हुआ है बट कंपनी दोबारा से जाके फ्रेश इशू लेकर आ रही है, नए शेयर्स लोगों को दे रही है और उसके बदले में लोगों से पैसा उठा रही है दोबारा से, तो इसे बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब ये जो पैसा मांग रहे हैं आपसे, लगभग मांग रहे हैं 18,000 करोड़ रुपया। बट एक चीज आपको पहले समझनी है, वो ये है कि इस कंपनी के ऊपर अभी ऑलरेडी 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं तो आपके लिए आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रिस्क है, आपको यह भी समझ आएगा। अगर आपको एफपीओ में पैसा लगाना है तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्या चांसेस है पैसा बढ़ने के और कितना बढ़ सकता है यह भी हम आपको बताएंगे, और क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितना लॉस हो सकता है ये भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो ये फाइनल वीडियो होने वाली है। अगर आप एफपीओ के ऊपर कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शुरू करते हैं, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम यहां पर देखें, एफपीओ के अंदर कंपनी ने आपको प्राइस रेंज दी है 10 से लेके 11 रुपए की। इसका मतलब है, पहली बात तो 18,000 करोड़ का एफपीओ है। इसका मतलब ये हो गया 18,000 करोड़ आपसे उठाया जाएगा, लोगों से उठाया जाएगा। रिटेल की जो परसेंटेज है वो है 35% पैसा रिटेल कैटेगरी से उठाया जाएगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे थे मैं यार आईपीओ में अप्लाई करता हूं, कभी आईपीओ लगता तो है नहीं, कभी मिलता तो है नहीं, बट ये इतना बड़ा एफपीओ है कि अगर आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर मैं हायर प्राइस बैंड को भी पकड़ूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 11 रुपए का प्राइस बैंड चूज किया और इसके हिसाब से अपनी बिड प्लेस करी तो चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। अभी हम देख रहे हैं लगभग 13 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस है। अगर 13 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस अभी चल रहा है और 11 रुपए पे मिल जाएगा तो 2 रुपए का तो मुझे मुनाफा ही हो जाएगा। डिपेंडिंग आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया, कितने शेयर्स आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये इतना ही आसान है तो मैं आपको ना इससे भी आसान एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा उसको लूप होल क्या है। देखिए 13 रुपए के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। अब आप कहोगे यार इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी होती है मार्केट में, अगर एफपीओ लाना है तो आज से थोड़ी प्लानिंग हो रही है, कब से प्लानिंग हो रही है, कितने सीईओ को पता होगा, उनके सीए के ऑफिस में जो इंटर्न्स भी काम कर रहे होंगे उन्हें भी पता होगा कि भाई एफपीओ आएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को साइड कर दो। हम तो कहते हैं आपको बस जब से पता लगा तब आपने देखा कि 13 रुपए का रेट है, आप गए और आपने जाके फ्यूचर सेल कर दिए। आपको पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम कर सकते हो, आपने इसे सेल कर दिया। अब फ्यूचर सेल करने का मुनाफा कब होता है? जब शेयर का प्राइस गिर जाता है। और यहां पर जाके आपने देखा यार 18,000 करोड़ का इसका इशू साइज है, उसमें से 35% सिर्फ रिटेल के लिए है और आप एचएनआई कैटेगरी में आते हो तो आप 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हो। तो आपने देखा कि यार मैं इसके लिए अप्लाई कर देता हूं। अब अगर आपने अप्लाई किया और आपको लगता है कि ये यहाँ पे आराम से मुझे अलॉटमेंट मिल सकती है, तो अगर आपको 11 रुपए पे शेयर मिल गया और 13 रुपए पे आपने बेचा हुआ है, तो मान लेते हैं इसका प्राइस आपको 12 रुपए पे लिस्ट होता हुआ दिखता है, तो 11 के 12 हो गए और 13 के भी 12 हो गए, तो आपका फायदा हो गया। यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो प्राइस 13 रुपए पे ही खुले तो आपका क्या हुआ कि 11 रुपए से 13 रुपए यहां पे मुनाफा हो गया, और फ्यूचर क्योंकि आपने 13 रुपए पे बेचा हुआ था कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है आपका यहां पर? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई प्राइस गिर ही जाए। अगर प्राइस गिर गया तो जो आपने खरीदा था वो तो 10 का हो गया, बट 13 रुपए पे क्योंकि आपने फ्यूचर सेल किया हुआ था यहां पे आपको दबा के मुनाफा मिल गया। और थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई प्राइस खुल जाए सीधा 15 रुपए पे एग्जांपल, तो यहां पर आपको इसमें मुनाफा आएगा बट आपको फ्यूचर्स पे थोड़ा सा नुकसान आएगा बट मुनाफा ज्यादा आएगा। तीनों ही सिनेरियोज में आपका मुनाफा होता है अगर आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हो। और अभी आपको ये हम मान के चल रहे हैं कि 11 रुपए के रेट पर ही आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, तो बट इसमें लूपहोल ये है कि आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर ही नहीं सकते। फ्यूचर्स बैन कर दिए गए हैं वोडाफोन आइडिया के, क्योंकि आप फ्यूचर्स में ट्रेड ही नहीं कर सकते। ये कोई भी सिनेरियो यहां पर नहीं बनता। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा होता तो आपको ये 13 रुपए का रेट दिखता ही नहीं, आपको प्राइस कम दिखता। तो हाई चांसेस है, मेरी एनालिसिस कहती है हाई चांसेस है कि प्राइस 13 से नीचे आ जाए। मैं नहीं कह रहा आपको नुकसान होगा यहां पे, अभी हमने नुकसान और फायदे की बात नहीं करी, बट हो सकता है प्राइस 13 से भी नीचे आ जाए।
तो ये हो सकता है अगर फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा होता, क्योंकि बहुत हैवी शॉर्ट किया हुआ है इसलिए फ्यूचर्स को बैन कर दिया गया है। अब कंटिन्यू करते हैं, काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो हम एक एक चीज की बात करेंगे। देखो अभी रिस्क क्या है, पहले हम रिस्क को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो रिस्क ये है कि अभी यार मार्केट में ना वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी इस वक्त नेगेटिव है। अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी की नेटवर्थ गिरती जा रही है, कंपनी लॉस मेकिंग है, पी इसका नेगेटिव है। अभी तक हमें समझ आ रहा है कि इसके अंदर रिस्क थोड़े से ज्यादा है। आपको बताइए भाई, जियो और एयरटेल कॉम्पिटिटर है, लोग 5G सर्विसेज के लिए जियो और एयरटेल पर पहले ही जा चुके हैं। वोडाफोन ने ये जो 5G सर्विसेज है इसे लाने में बहुत देरी कर दी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो मार्केट शेयर है ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना है, बट ये गिरता जा रहा है। अगर आप देखोगे कि एफपीओ तो 18,000 करोड़ का ये लेकर आ रहे हैं, बट मार्केट में आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा कि इनकी प्लानिंग है तकरीबन 45,000 करोड़ की, 45,000 करोड़ रुपए इन्हें अरेंज करना है। और उसके लिए ये सिर्फ एफपीओ के भरोसे नहीं बैठे, डेट भी उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहां तक आपको समझ आ गया, बट अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आप लोग सोच रहे हो कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में पैसा लगा के पैसा बनेगा, बट आपने क्या इंडस टावर का शेयर प्राइस देखा? इंडस टावर आपको क्या यार ये भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, बट ये 30% कैसे बढ़ गई एक महीने के अंदर? इतना जबरदस्त उछाल कैसे आ रहा है? अब इस कंपनी ने वोडाफोन आइडिया से 5,000 करोड़ लेने हैं। अब बात बहुत टाइम से चल रही है, बट क्योंकि ये इतना पैसा मार्केट से रेज कर रहे हैं, तो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है कि इंडस टावर को ये अपना पैसा जो इन्हें चाहिए 5,000 करोड़ वो मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, इसलिए शेयर का प्राइस इतना ज्यादा जा रहा है। बट नहीं मिला तो फिर गिर सकता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का टाइम दिया था कई सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को कि अपना एजीआर जो है वो आपको भरना है। अब इन्होंने 2026 के अंदर 28,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को देना, आप ये समझ लीजिए। अब ये 28,000 करोड़ 2026 में इन्हें देना है। अभी आपसे 18,000 करोड़ उठा रहे हैं और 2 लाख करोड़ का इनका ओवरऑल आपको समझ आ रहा है कि इनके ऊपर ऑलरेडी डेट है। 18,000 करोड़ उठा रहे हैं, 2 लाख करोड़ का डेट है। अगर आप उस डेट के ऊपर इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करोगे ना, तो आप बताना मुझे साल का कितना आता है लगभग। ओके, ये हो गए रिस्क। अब हम अपॉर्चुनिटीज को भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड की बातें करनी है। हम जब अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक होती हो कि यार गवर्नमेंट ना बंद नहीं होने देगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई थोड़ा मार्केट में कंपटीशन रहे, जियो और एयरटेल की मोनोपोली टाइप ना बन जाए, तो इसलिए वोडाफोन को सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और यहां पर 33% स्टेक वोडाफोन आइडिया में इस वक्त डीआईपीएम का है। अब डीआईपीएम क्या है? डीआईपीएम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब यहां पर डीआईपीएम का 33% स्टेक है, आप समझ लो गवर्नमेंट का स्टेक है। तो कई सारे लोग इंडिया में ऐसी बातें भी कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड आ रहे होंगे कि गवर्नमेंट नहीं बंद होने देगी वोडाफोन को। और यहां से, क्योंकि अब क्या है ना, ये पेनी स्टॉक बन गया है। अब 10, 11, 12, 13 रुपए का जो शेयर होता है ये ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन की जाती है कि यार यहां से 10 का 20 भी हो गया तो पैसे तो डबल हो जाएगा ना। तो लोग इस तरीके से भी मार्केट में बातें कर रहे हैं और ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दूसरी चीज क्या है जो देखो दिख रही है पेपर पे, उसकी बात करते हैं कि होल्डिंग्स बढ़ गई हैं म्यूचुअल फंड्स की, डीआईए की, एफआईआईज की। तो कई सारे लोग कहते हैं भाई जो हमें नहीं पता वो इन्हें पता है और ये अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है यहां से इस शेयर को चलना हो, तो ये भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है। तीसरी चीज क्या है कि अच्छा मान लेते हैं कई सारे लोगों ने हैवी शॉर्ट किया हुआ है, अब वो सब अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने के लिए खरीदेंगे शेयर को, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो शॉर्ट कवरिंग में भी क्या होता है कि प्राइस दोबारा से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए क्या हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि मेरी एनालिसिस कहती है हो सकता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आए। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं, आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आपके पास मान लीजिए आपको दिखता है 13 रुपए के आसपास का भाव, तो आपने इसे बेच दिया आज। और अगर आपने इस एफपीओ के लिए अप्लाई किया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, तो आप 11 रुपए पे खरीद रहे हो। ये आपका अभी के लिए एक छोटा सा मुनाफा हो सकता है, अगर, क्योंकि कई सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। बट लोग ना इन्वेस्टेड 13 रुपए के भाव पे नहीं है भाई, लोग इन्वेस्टेड पहले से बैठे हुए हैं। 12 रुपए नहीं, 15 रुपए, 17 रुपए उन्होंने बाय कर रखा है, तो अभी वो कहेंगे अभी नुकसान हो रहा है, बट अभी भी फायदा हो सकता है। 13 पे बेच दिया, 11 पे खरीद लिया, तो ये अभी भी हो सकता है, जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी की। देखो कंपनी के पास
एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 19.3% का मार्केट शेयर है और 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बट एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं क्या वो शिफ्ट हो रहे हैं जियो और एयरटेल पर, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, इनके 10,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 7,87,000 रिटेलर्स हैं, तो इनके पास नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता है कि आदित्य बिरला ग्रुप की भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने हेल्प करी थी 2019 के अंदर, कंपनी को काफ़ी अच्छा फंड दिया था, ये सब आपको पता है। बट अब इसके अंदर जब हम इनके रेवेन्यू देखते हैं और रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट्स देखते हैं तो थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस हमें करनी चाहिए। जस्ट वो कहते हैं ना सट्टा नहीं लगाना चाहिए, तो देख ही लेते हैं। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें 2021 में था 41,673 करोड़, 2022 में सिग्निफिकेंटली कम हुआ 38,221 हो गया। मैंने 2023 के लिए आपके लिए, क्योंकि कमेंट आप कुछ करें तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2023-24 में वोडाफोन आइडिया का क्या रेवेन्यू था, ये आपको कमेंट करके बताना है। एसेट्स की हम बात करें भाई, 2 लाख करोड़ से ऊपर के एसेट्स ये कंपनी मेंटेन कर रही है। बस वो बुक्स में है, वो रियल है, ये क्वेश्चन हो जाता है। हम प्रॉफिट्स की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। सो -46,000 करोड़, -28,000 करोड़, -29,000 करोड़, ये कंपनी लगातार लॉस कर रही है। सो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहते हैं। अब हम फाइनली कुछ बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम डेट्स देखें तो 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप इस एफपीओ में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। अगर आप पैसा लगाते हैं तो 23 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, 24 तारीख को रिफंड आ जाएगा और 25 तारीख से इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है भाई 18,000 करोड़ का एफपीओ आ रहा है, तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर भी दिखे मार्केट में। प्राइस रेंज 10 रुपए से लेके 11 रुपए है। लॉट साइज, एक लॉट के अंदर सीधा 1298 शेयर्स आ रहे हैं, मतलब लगभग 1300 शेयर्स के आसपास आपको मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, अगर आप लोअर प्राइस बैंड चूज करते हैं तो 12,980 रुपए, और अगर आप हायर प्राइस बैंड चूज करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है 14,278 रुपीज की। अब यहाँ पे इशू साइज आपको पता ही 18,000 करोड़ है। अगर हम रेगुलर कोटे के हिसाब से जाएं तो रिटेल के अंदर आप 14,278 से लेके मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 2 लाख से अंडर ही रहती है आपकी इन्वेस्टमेंट। सो 1,99,892 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो रिटेल कोटे के अंदर। और HNI तो आपको पता ही है 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप HNI कोटा को चूज कर सकते हो। अब यहां पर HNI के लिए 15% का यहाँ पे रिजर्वेशन है, रिटेल का कोटा है रहेगा 35% का, और यहाँ पे 50% QIB से रेस करने वाले हैं। अब फाइनली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ एलैबोरेट करने की कोशिश करी है। हो सकता है आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हो, तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या लोगों को इस एफपीओ में पैसा लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप लगाने वाले या नहीं लगाने वाले वो भी बता सकते हैं। आपके शहर से वीडियो देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड फाइनली अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, एफपीओज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप चाहे तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप इनफैक्ट रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो रेफर एंड अर्न पे बहुत अच्छे पैसे दे रही हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में यू कैन चेक आउट। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।